शीश महल की लड़ाई अंबेडकर के अपमान पर आई। जी हां, आज यही है हमारा मुद्दा। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और बड़ी बहस में स्वागत है आपका। बड़ी बहस में आज जैसा कि हमने आपको बताया कि टॉपिक करने वाले देश की राजधानी दिल्ली की राजनीति से जुड़ी बातें आज होनी है। जैसे जैसे दिल्ली चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। नए नए पॉलिटिकल पैंतरे अब सामने आ रहे हैं। भाजपा ने आज जहां अरविंद केजरीवाल की अय्याशी का शीश महल टाइटल के साथ एक वीडियो जारी किया है, तो वहीं बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान का आरोप भी लगा। एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में आम चुनाव को अब 10 दिन से भी कम का समय बचा है। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, दिल्ली में सियासी पारा हाई होता जा रहा है। आज दिल्ली बीजेपी ने सोशल मीडिया में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के शीश महल का एक नया वीडियो जारी किया। इसे टाइटल दिया गया अरविंद केजरीवाल की अय्याशी का शीश महल। 14 मिनट के इस वीडियो में केजरीवाल के आवास के भीतर की सुख सुविधाओं को कीमत के साथ दिखाया गया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आवास एक आलीशान होटल और सभी सुख सुविधाओं से लैस है। लेकिन शीश महल के साथ ही बीजेपी ने पंजाब के अमृतसर में अंबेडकर के अपमान को भी दिल्ली चुनाव से जोड़ दिया है। कुछ असामाजिक तत्वों ने अमृतसर में अंबेडकर की मूर्ति तोड़ दी है, जिस पर बीजेपी ने पंजाब की आप सरकार के बहाने केजरीवाल को घेरा और माफी मांगने कहा। हमने घोषणा पत्र रिलीज कर दिया है आम आदमी पार्टी का। यह है घोषणा पत्र आम आदमी पार्टी का। दलित विरोधी चेहरा, बाबा साहेब अंबेडकर विरोधी चेहरा। और घोषणा पत्र रिलीज करने से पहले मैं चैलेंज करता हूं अरविंद केजरीवाल को, आप घोषणा पत्र रिलीज करने से पहले पंजाब जाएं। आप बाबा साहेब अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने साष्टांग हो, माफी मांगे, इस्तीफा दें और उसके बाद जो यहां है वो घोषणा पत्र रिलीज करें। उधर दूसरी तरफ केजरीवाल ने अपने घोषणा पत्र का आखिरी पार्ट जारी किया, जिसमें रोजगार गारंटी पर खास तौर से फोकस किया गया। साथ ही उन्होंने बीजेपी के वादों पर सवाल उठाते हुए आलोचना की। केजरीवाल की गारंटी का मतलब है पक्की बात, उसमें कच्ची बात कुछ नहीं होती है। जैसे ये लोग कभी कहते हैं संकल्प पत्र, कभी कुछ, सबको पता है वो फर्जी होते हैं। हम लोगों ने गारंटी शब्द इस्तेमाल करना चालू किया तो अब इन्होंने भी गारंटी शब्द इस्तेमाल करना चालू कर दिया। गारंटी शब्द को भी बर्बाद कर दिया इन्होंने, वो भी इन्होंने एक तरह से अपने। तो अब ये केजरीवाल की गारंटी है। 12 साल पुरानी केजरीवाल सरकार इस बार बीजेपी से अब तक के सबसे कड़े संघर्ष में फंसी है। एंटी इनकम्बेंसी के असर कम करने में लगी आप सरकार को बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अच्छा घेरा है। केजरीवाल ही नहीं, पूरी पार्टी के लिए ये सबसे बड़ा सियासी संकट है। तो काउंटिंग में 10 दिन से भी कम समय बचा है। चुनावी प्रचार का ये आखिरी हफ्ता, और चुनावी प्रचार के आखिरी हफ्ते में देखिए किस तरह से सियासी पारा बेहद दिल्ली का हाई हो चुका है। ठंड भले ही वहां कैसे भी हो, लेकिन सियासी पारे ने तपिश को जरूर बढ़ा दिया है। आज तीनों ही पार्टियों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरी चरण के चुनाव में और कौन से पॉलिटिकल पैंतरे वो आजमाने वाले हैं। हमारे साथ 3 गेस्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। सभी का बड़ी बहस में स्वागत करते हुए मैं उनको इंट्रोड्यूशन कर दे देती हूँ। कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हैं। जी स्वागत है आपका। राजपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। राजपाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही आप पार्टी के नेता रमाकांत पटेल जी भी हैं। तीनों ही पार्टियों से पहले तो मैं यही समझना चाहूंगी कि किस तरह की तैयारियां चल रही हैं आपकी। रमाकांत पटेल जी, सबसे पहले आप ही से जानते हैं, क्योंकि पहले ही 6 रेवड़ियां आपने दे दी थी, अब और भी कई गारंटियां आपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल कर ली हैं। जी रचना जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और निश्चित तौर पे अरविंद केजरीवाल जी ने जो जो काम कहा था पहले, वो सारे काम पूरे करके दिखलाए हैं। और अभी भी हम जो काम कह रहे हैं उनको भी पूरा करके दिखलाएंगे, क्योंकि हम लोग काम करने वाली पार्टी से आते हैं। देखिए, हमने कहा था कि दिल्ली के लोगों को बिजली मुफ्त देंगे, पंजाब के लोगों को देंगे, हमने दिया, हमने करके दिखलाया। पानी की व्यवस्था करके दिखलाई, अच्छे स्कूलों की व्यवस्था करके दिखलाई। आज दिल्ली की बहनें माताएं अगर कोई बस में जाती है तो उनको पैसा नहीं देना पड़ता है। तो हमने एक इस चुनाव के लिए कुछ और नई चीजें घोषित की है, जिसमें संजीवनी योजना बहुत महत्वपूर्ण है। 60 साल से ऊपर का कोई भी बुजुर्ग अगर बीमार होता है तो उसको इलाज की चिंता नहीं होगी। वो अपना इलाज किसी भी प्राइवेट अस्पताल में या सरकारी अस्पताल में निःशुल्क कराएगा।
ये हमने चालू किया है। हमने पुजारी ग्रंथी योजना की है, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की। कोई भी पुजारी और ग्रंथी होंगे उनको 18,000 रुपए प्रति माह आम आदमी पार्टी की सरकार देगी। तो ये बड़ी बड़ी चीजें हैं। महिलाओं को 2100 रुपए की बात कर रहे हैं। मेट्रो में स्टूडेंट्स के लिए 50% किराए की बात कर रहे हैं। जो राशन कार्ड अभी बंद थे उनको चालू करने की बात हम लोग कर रहे हैं। ऑटो टैक्सी वाले उनके ड्राइवरों के जी रमाकांत जी, उनकी बेटियों की शादी में भी हम मदद करेंगे। तो ये सारी चीजें, और दिल्ली के लोगों को विश्वास भी है। देखिए रेवड़ियां तो आप पहले भी देते रहे हैं, फ्रीबीज का ऐलान तो आप पहले भी करते रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार बाकी की दोनों पार्टियों ने भी कई ऐलान किए हैं। अब इसमें देखना होगा कि इसमें आपका ये पैंतरा कैसे चलता है। इस वक्त ओपनिंग कमेंट्स में और भी पार्टियों के नेताओं से ले लूं। राजपाल सिंह जी, पहले तो आपने शुरुआती दौर में जमकर विरोध किया था, रेवड़ी आपने जो करार दिया पूरे देश में, अभी बिल्कुल रेवड़ी चर्चा में आ गई। मुझे तो लगता है कि रेवड़ी की बिक्री भी काफी तेज हो गई होगी आपके इस आरोपों के बाद, लेकिन रेवड़ी का विरोध करते करते आप भी अब रेवड़ी देने की लाइन में निकल गए। आपका घोषणा पत्र कम से कम यही कहता है। देश की आधी आबादी को उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने का विनम्रता से अगर हमारी सरकारें प्रयास करती है तो रेवड़ी की श्रेणी में नहीं आता है। वो उनका हक है जो बरसों से पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं दिया, उसको हमने भिन्न भिन्न राज्यों में देने का काम किया। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो लाडली बहना है, महाराष्ट्र में है, तमाम स्थानों पे हमने उस योजना को आगे बढ़ाया है और 2500 रुपए हमने इंदौर के लिए, दिल्ली के लिए भी करने का काम किया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि हमारे संकल्प पत्र में केजी से पीजी तक की अगर हमने मुफ्त शिक्षण की व्यवस्था करने का काम किया है तो यह उनका अधिकार है, छात्रों का अधिकार है, वो अधिकार हमने देने की बात कही है। अगर युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 15,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता देने की बात कही है तो यह भी उनका अधिकार है। ये फ्री नहीं है, ये कोई रेवड़ी नहीं है। संकल्प पत्र में हमने ऑटो टैक्सी चालकों के लिए भी वेलफेयर बोर्ड की और 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा देने के लिए, उनको शैक्षणिक और दुर्घटना बीमा देना और वाहन इत्यादि का बीमा देने की अगर हमने बात कही है तो ये स्कॉलरशिप का भी हमने वादा करने का काम किया है। इसके साथ साथ में ये जो हमारा संकल्प पत्र है ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। हमें किसी व्यक्ति की गारंटी की जरूरत नहीं पड़ती। जैसा अभी कह रहे थे कि ये केजरीवाल की गारंटी है, अरे गारंटी पूरा कराने का तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा, वो आदमी तो चला जाएगा जेल वापस से, क्योंकि उनपे तो अभी कितने दिन जेल में रह के आए हैं। भ्रष्टाचार में अखंड डूबे हुए जो लोग भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात कह के आए थे, और जो अभी आम आदमी पार्टी का जो घोषणा पत्र जारी करने वाले 4 लोग दिख रहे थे, 5 लोग थे, उसमें से 4 तो जेल रिटर्न है। तो इनका अब कथनी करनी में अंतर है, इसलिए अब जनता इन पे विरोधी मानसिकता के साथ में इनके खिलाफ है। इन्होंने कहा था कि हम सरकारी बंगले में नहीं रहेंगे, अभी शीश महल में रह रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम जो महापुरुषों का सम्मान करेंगे, इनकी सरकार में बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति पर हथौड़े चल रहे हैं। तो ये जिस प्रकार का इनका कथनी और करनी में आऊंगी राजपाल जी, जो आरोप आप लगा रहे हैं उसका जवाब भी मैं आप पार्टी से लूंगी और इन आरोपों पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि 2 बहुत ही अहम पॉलिटिकल पैंतरे आज अपने चले हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त नितिन भंसाली जी से भी ओपनिंग एक स्टेटमेंट ले लें। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र के बारे में बताया। नितिन जी, आपके घोषणा पत्र में कुछ अलग क्या है? क्योंकि दोनों ही घोषणा पत्र का एक मिक्सचर अगर कहा जाए तो वो कांग्रेस का घोषणा पत्र नजर आ रहा है। देखिए, हमने जो जन घोषणा पत्र जारी किया है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, सोचकर समझकर विशेषज्ञों से, आम जनता से राय लेने के बाद किया है। और हमने जहां पर घोषणा पत्र जारी किए हैं और हमारी जहां पे सरकारें बनी हैं, चाहे हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, चाहे कर्नाटका की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती सरकार की बात करें, तो हमने जो कहा था वो किया है और जनता को हम पे भरोसा है। ये दिल्ली, ये शीला दीक्षित की दिल वालों की दिल्ली थी, आज ये कचरे वालों की दिल्ली हो गई है। झाड़ू के पीछे जो वो तार बांधते हैं वो तार टूट चुका है, रस्सी जो बांधते हैं, और झाड़ू वहां पर बिखर चुका है। और मैं तो ये कहूंगा कि दिल्ली में जो ये मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और एक है ये भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों का यदि हम देखें तो मूल स्वभाव एक सा नजर आ रहा है। अभी रेवड़ी पे डिस्कशन हो रही थी कि रेवड़ी बांट रहे हैं, तो रचना जी रेवड़ी की रेसिपी तो सेम है, रेसिपी तो बिल्कुल सेम है, रेवड़ी तो बनी रही है, सब रेसिपी सेम है। किसी में कुछ शक्कर कम है, किसी में वो गुड़ की रेवड़ी है, थोड़ा बहुत रेसिपी में मीठे का थोड़ा सा फर्क है। शीश महल की बात करें, झूठ बोलने की बात करें, मेरी नजर में
तो सबसे बड़े धोखेबाज अगर इस देश में कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी है। अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के कंधे पे चढ़ के ही तो उन्होंने आखिर वो एक आंदोलन से निकले, और आज अन्ना जी के सिद्धांत कहाँ गए ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और वो कैसा एक प्री प्लान था उस समय की भारतीय जनता पार्टी का, विपक्ष का यूपीए के खिलाफ, ये पूरे दुनिया, पूरा भारत इन चीजों को देख चुका है। दिल्ली का चुनाव जो है इन दोनों जुमलेबाजों के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है, और दिल्ली ने, दिलवालों की दिल्ली ने, दिलवालों की दिल्ली के नागरिकों ने, वहां के वोटर्स ने शीला दीक्षित के कामों को सराहा है, और वहां पर शीला दीक्षित के सुपुत्र संदीप दीक्षित भी चुनाव लड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं। नतीजे जो हैं वो फिर से कांग्रेस के पक्ष में होंगे, और वापस दिलवालों की दिल्ली जो है, जो इन कचरे वालों की दिल्ली है, वो सुधरेगी। चलिए, आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही आपने 3 बार पूर्व सीएम शीला दीक्षित का नाम ले लिया। इससे समझ में आ रहा है कि मतलब आप शीला दीक्षित के नाम पर इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन देखना होगा कि आगे किस तरह से आप लोग आगे पैतरे अपनाते हैं, क्योंकि बहुत अहम सवाल नितिन जी आपके लिए भी मेरे पास है। लेकिन उस पर आने के पहले आपने जो बोला कि रेवड़ी की जो रेसिपी है वो तो सेम है। रमाकांत पटेल जी, वाकई में रेवड़ी की रेसिपी तो जो होती है वो सेम होती है। पहले दिल्ली के जंग में आपके पास सबसे अहम हथियार था आपकी फ्रीबीज, आपकी रेवड़ियां, या आप उसे जो भी आप नाम देना चाहें। लेकिन अब तो बाकी की दोनों पार्टियां भी उसी तरीके से आ रही है पार्टी में, तो फिर चुनावी मैदान में, तो फिर आपके पास क्या रह जाएगा इस जंग को जीतने के लिए? अब आपके पास कौन सा ऐसा अस्त्र शस्त्र है? देखिए रचना जी, मैंने दोनों की बातें सुनी, लेकिन मुझे लगता है कि जो 3 में ना 13 में दिल्ली में उनका जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बातों का जवाब जरूर दूंगा। इन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करी, और इनकी बातों से मेरे को यह एहसास हो गया है कि भाजपाइयों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको करना क्या है। इनके पास दिल्ली को लेकर के कोई विजन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। कभी इनके बड़े नेता कहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ी से देश बर्बाद हो जाएगा, और कभी ये कहते हैं नहीं जी ये तो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। कभी ये कहते हैं, एक नेता भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं कि केजरीवाल जी जितनी सुविधाएं दे रहे हैं हम उससे 5 गुना ज्यादा देंगे। एक पत्रकार ने कहा तो केजरीवाल जी 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे हैं, तो आप 1000 यूनिट बिजली देंगे? तो बोले नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं गलत बोल दिया। अभी इनके ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि मुफ्त की बिजली की योजना को बंद करना चाहिए, उससे देश बर्बाद। मगर रमाकांत जी, जनता को इससे क्या लेना देना? जनता को तो वो तमाम चीजें जो आप पहले दे रहे थे अपनी पार्टी के द्वारा, वही चीजें उनको बीजेपी से भी मिल रही है, वही चीजें उनको कांग्रेस से भी मिल रही है, तो उनके पास तो ऑप्शंस है ना। रचना जी मैं बिल्कुल जवाब दे देता हूं। देखिए, मैं बिलोंग करता हूं, मध्य प्रदेश से आता हूं। मध्य प्रदेश में बिजली का बिल 190 यूनिट का बिजली का बिल 1500 से ज्यादा आता है। दिल्ली के अंदर 400 यूनिट बिजली का बिल 800 रुपए आता है, 200 यूनिट बिजली का बिल 0 आता है। तो ये पहले बात करें कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में इनकी सरकारें हैं, वहां पे क्या बिजली का बिल इन्होंने 0 किया? नहीं किया। आप अगर मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो वहां पर राज्य परिवहन निगम, जो सरकारी बसें चलती हैं, वो बंद हो गया है। ये दिल्ली की भी सरकारी बसें बेच देंगे भारतीय जनता पार्टी वाले, और ये दिल्ली के लोग बड़े अच्छे से जानते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो कैसे सरकारी अस्पताल है, अगर कोई वहां सरकारी अस्पताल में भर्ती हो जाता है तो लोग कहते हैं कि भैया अर्थी की तैयारी कर लो, वो जिंदा वापस नहीं आएगा। ये मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल है, उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पताल। रमाकांत जी, जहां तक मेरी नॉलेज है, मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में ना हर प्रदेश का व्यक्ति वहां पर पहुंचा हुआ है, वहां नौकरी कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, और वो अपने अपने प्रदेशों के बारे में या वहां पर घोषणा पत्र के बारे में, दिल्ली में उन्हें क्या मिल रहा है इस बारे में उनकी चिंता होगी, उसी के आधार पर मुझे लगता है वो वोट देंगे। लेकिन राजपाल जी, जिस तरह से आप लोगों ने चुनावी प्रचार के अंतिम दौर में भी एक बार फिर से शीश महल का जो जिन्हें वो निकाल लिया है, शीश महल पे आप टारगेट कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये जो पैंतरा है ये काम करेगा? क्योंकि शुरुआत से लेकर अब अंतिम चरण में भी आप ये जनता के ये पैंतरा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यह सीधे सीधे रचना जी जो है ना, ये जनता के धन का दुरुपयोग है, अपव्यय है ये। और फिर आप जब सरकार में आने के, अरे भाई आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। रमाकांत जी जवाब ले लेती हूँ मैं। आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था ना। वो चाय बेचने का आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। रमाकांत जी जवाब लेने दीजिए, मैं लौटूंगी आपके पास। जी राजपाल जी।
हाँ, उस पे भी जवाब थोड़े स्तर वाले लोगों को बिठाया करो रचना जी। नहीं राजपाल, पर्सनल अटैक नहीं तो और क्या है, और क्या होगा ये क्या होगा? मैं कह रही हूँ उनसे, वो तो शांत है, बात रखिए, उस तरह से पर्सनल अटैक। तो मैं यही कह रहा था मैं यही कह रहा था कि ये आधी रोटी पे दाल देने वाले जो सत्ता में आने के पहले ये बात कहते हैं कि हम सरकार में आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तो सरकारी भवन में नहीं रुकेंगे, फिर इन्होंने शीशमहल क्यों बनाया? इन्होंने कहा हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे। हमने तो नहीं बोला ना, केजरीवाल ने बोला था भाई। फिर सरकारी गाड़ी क्यों ली? इनने कहा हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, फिर जेल क्यों गए? और ये तो गए पूरे कुंबे को लेके गए। अरे भाई सुन लो ना, अरे सुन लो भाई, सुन लो जरा शांति से सुन लो। तो ये जो जेल गए, जिनकी कतरी करनी में अंतर है, जो भ्रष्टाचार मुक्त करके भ्रष्टाचार करते हैं, जो शासन की सुविधाएं नहीं लेने की बात करके शासन की सुविधाएं लेते हैं, तो ये दोगले हुए। तो दो मुंह की बात करने वाले दोगले लोगों पर अब दिल्ली की जनता विश्वास नहीं कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर और अन्य राज्यों में कई स्थानों पर हमने हमारी कथनी और करनी के आधार पर सरकारें बनाई है, हमने जो कहा है वो करा है, इसलिए जनता ने हम पे विश्वास किया है। दिल्ली की जनता भी अभी जान चुकी है कि आयुष्मान कार्ड की योजना का नाम संजीवनी रख देने से कोई ये केजरीवाल की योजना नहीं हो जाती है। योजना तो केंद्र सरकार की है, अब आप नाम बदल दो। ये अधिकार है आप भी जानते हैं कि राजनीति में कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज नहीं आते हैं, वही कुछ चीजें होती हैं जो थोड़ी बहुत फेर बदल के साथ हर पार्टी इसको लेकर आती है। लेकिन रमाकांत जी लगातार आप लोगों की पार्टी पर कथनी और करनी के अंतर पर आरोप भी लग रहे हैं, इसके साथ अंबेडकर विरोधी होने का भी आरोप लगा है। आज जिस तरह से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें यह भी आप पार्टी पर आरोप लगाया गया कि आपने कहा था कि उप मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति से होगा, लेकिन इसके बावजूद भी चेहरा आपने घोषित नहीं किया। क्या आपको नहीं लगता कि इसका असर पड़ेगा आगामी चुनाव में? देखिए अभी मैं भाजपा के आरोप सुन रहा था, बड़े बड़े आरोप सुन रहा था, उससे दिल्ली की जनता को कोई लेना देना नहीं है। फिर भी अगर भाजपा इसी पे चुनाव लड़ना चाहती है, शीत महल पे चुनाव लड़ना चाहती है, तो राजमहल क्यों नहीं खोल देते? और एक बात और मैं कहता हूं, भाजपा वाले वीडियो क्यों जारी करते हैं? जब हम दिखाने के लिए कैमरा लेकर के मीडिया के साथियों को लेकर के जाते हैं तो अपनी पुलिस से उसमें ताला लगवा देते हैं। अरे इस पे तो जवाब दे दें। और अंबेडकर जी के सम्मान भाजपा ही करेंगे। अंबेडकर जी के वंशजों के सर पे पेशाब करने का काम, उनको घोड़ी पे चढ़ने से रोकने का काम, उनको पीटने का काम, उनको घसीटने का काम, उनका अपमान करने का काम पूरे देश में कौन करता है? ये कौन नहीं जानता है, बताइए आप। चलिए नितिन जी, राजपाल जी, रमाकांत जी, मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाती, लेकिन इस वक्त हमें मध्य प्रदेश का रुख करना पड़ रहा है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।